नमस्ते स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आईआरआई वाला पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोगों की प्रिपरेशन 4 जुलाई 2026। अब आप सब लोगों के लिए सिर्फ ये एक डेट नहीं है, एक दिन नहीं है। ये वो दिन होने वाला है जिस दिन आपके आने वाले 10-15 साल की डायरेक्शन डिसाइड होने वाली है, आपका फ्यूचर डिसाइड। तो वी कैन नॉट टेक दिस डे लाइटली। इस दिन में अभी हमारे पास में 50-55 दिन बाकी हैं और इस दिन की और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए अभी मैं कहूंगा कि हमारे पास में इनफ टाइम। आप सब लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोग सोशल साइंस की प्रिपरेशन के लिए यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक बने हुए हैं। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस की ये सोचकर कि ये एक आसान सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्ट से कंपेरेटिवली, यहाँ पर कम कंपटीशन। लेकिन जैसे ही वो डीप डाइव इन करते हैं इकोनॉमिक्स में और एक्सटेंशन के कंसेप्ट में, तो वहां पर हौसला टूट जाता है। लेकिन आप सब लोगों का हौसला नहीं टूटा। इस सब चीजों के लिए आप सब लोग बधाई के पात्र। बिना किसी देरी के पहले मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम बात करेंगे आपके 55 डेज की स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट स्ट्रेटेजी। मैं विकास कुमार, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, आईसीआर आईएआरआई न्यू दिल्ली में मास्टर्स का स्टूडेंट हूं। रिसेंटली मैंने जेआरएफ 2025 पिछले साल का एग्जाम दिया, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 4th रही। आई कैन टेल यू क्या करना है, और उससे ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे लगता है मैं ये बता सकता हूं कि क्या नहीं करना है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करते टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां करता है जो उसे बाद में रियलाइज होती है हाँ, ये गलतियां नहीं करनी। तो आप लोगों की रैंक बूस्टिंग का ये टाइम, ये 55 डेज जो लास्ट के हैं, ये आपकी रैंक बूस्टिंग का टाइम। आपने पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जितना भी प्रिपरेशन किया हो, दैट वॉज क्रिएशन ऑफ योर बेस, दैट वॉज क्रिएटिंग योर बेस फॉर योर सिलेक्शन। आपने पिछले जितने भी महीने, जितने भी साल तैयारी की हो, उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड हो गया है। आई कैन टेल यू कि आप सिलेक्ट ऑलरेडी हो गए हैं। लेकिन हमें सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना, हमें रैंक लेना, हमें अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है। और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है तो ये लास्ट 55 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये लास्ट 55 डेज ये डिसाइड करेगा कि कौन आईएआरआई के अंदर इकोनॉमिक्स डिवीजन में, कौन एक्सटेंशन डिवीजन में स्टडी करने वाला है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हमारे स्ट्रेटेजी प्लान के। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि हमारे पास में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। हम आपको ऑलरेडी पता है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पूरी एक तरह से बैकबोन की तरह काम करता है। 40 टू 45 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं इसमें से। यहाँ 40 टू 45 सेम वेटेज आपका, बराबर वेटेज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन का। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कम्युनिकेशन बहुत बार स्टूडेंट्स दिक्कत बन जाती है अगर आप इसे लाइटली ले लेते हैं। लेकिन आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सटेंशन को एज अ कॉमन सेंस समझने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हैं वो भी आप क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर लगा सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स की तो अपन डिटेल में बात करने ही वाले हैं। ये वो पोर्शन है जिसे स्टूडेंट्स बहुत बार इग्नोर करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी रैंक डिटरमाइन करेगा स्टूडेंट्स, ये आपकी रैंक डिटरमाइन करेगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइटली ले लेते हैं इस एग्रीकल्चरल, जनरल एग्रीकल्चर को और स्टैट्स को। स्टैट्स में तो फिर भी एक या दो क्वेश्चन भूले भटके किसी साल आते हैं, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर से ट्रेंड बन गया है कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी 20 क्वेश्चन के अंदर आपका करंट डेटा एंड स्कीम्स भी पूछ लेता है। 4 या 5 क्वेश्चन आपके, बेसिकली 4 या 5 क्वेश्चन के अराउंड ही रहता है, 3 क्वेश्चन के अराउंड रहता है करंट अफेयर का डेटा। हम ये डिटेल में अभी देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आपको बताने का सिर्फ हमारा जो मोटिव है कि पिछले ईयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स में पूछे गए, ये सिर्फ इतना है कि आप ऐसे टॉपिक्स में टाइम वेस्ट ना करें जहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मैं उन्हें इग्नोर करने के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आप उन टॉपिक में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन है एग्जामिनर के लाडले टॉपिक। दिस इज द टेबल जो हमारे सीनियर सिमरन मैम ने प्रिपेयर किया। सिमरन मैम ने और सर लोगों ने बैठ के इस पे बहुत अच्छी एनालिसिस करी, और 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चंस आए, उनका एनालिसिस उन्होंने किया। बेसिक एक्सटेंशंस में देखें तो देखिए 17 क्वेश्चन,
17 क्वेश्चंस आपके पूछे गए बेसिक एक्सटेंशन के अंदर से। बहुत बड़ा वेटेज है 17 2021 के अंदर। नंबर थोड़ा डिक्लाइन हुआ, लेकिन अभी भी इसमें से 13 या 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक एक्सटेंशन के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं, फिलोसफीज हैं, इंपॉर्टेंट है। रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में से कॉन्स्टेंटली 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर बार 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। कम्युनिकेशन तो आपका, मैं कहूंगा कि इसको तो तीसरी यूनिट बना देनी चाहिए। एक तो आपकी एक्सटेंशन हो गई, एक आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, और तीसरी यूनिट एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन बना देनी चाहिए। 14 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 22 एंड 17 क्वेश्चन। बर्लो का मॉडल हो, भले ही वो एरिस्टोटल का मॉडल हो, ये सारे मॉडल्स आपको एकदम टिप पे याद होने चाहिए। इन सब का आपको शीट नोट बना लेना है आज ही आपको इनका शीट नोट बना लेना है, ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो भूलेंगे नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो भूलेंगे नहीं। मेन बुक में से आप भूल सकते हैं कंसेप्ट को। रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम में से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी मैं और डिटेल में बात करूंगा। ये किसी एक फॉर्म में पर्टिकुलरली पूछा जाता रहता है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप देखिए, इन दोनों से मिलाकर 15-20 क्वेश्चन हर साल आते हैं मैक्रो एंड माइक्रो से। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नहीं छोड़ सकते। देन फाइनेंस हो आपका, भले ही मार्केटिंग, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में अभी अपन डिटेल में और बात करेंगे कि जो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, कैन मिस देम। और जिनको लग रहा है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बताने आया हूँ कि प्रीवियस ईयर में कितना आया था, तो नो माय डियर फ्रेंड्स, अपन आगे आने वाले 55 डेज की 4 पार्ट में उन्हें डिवाइड करके 55 डेज को उनकी स्ट्रेटेजी की भी अच्छे से बात करेंगे, जो मैंने खुद ने फॉलो करी। ऑर्गेनाइजेशन सारी इंपॉर्टेंट है आपके। ऑर्गेनाइजेशन चलो, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके यहाँ पर फाइनेंस के अंदर भी आ जाते हैं और प्रोग्राम्स के अंदर भी आ जाते हैं। जनरल एग्रीकल्चर से मैंने जैसे कहा था कि 15-20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो 15-20 क्वेश्चन का ट्रेंड चला हुआ है, तो इग्नोर नहीं सकते। स्टैट्स में बहुत बार बच्चे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि स्टैट्स में बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर से नोट्स पढ़ने लग जाते हैं कि ये सोचकर कि स्टैट्स नहीं आती है, स्टैट्स नहीं आती है, स्टैट्स का खौफ होता है। स्टैट्स में से क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 या 3। उन 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप बड़ी-बड़ी अलग से एक बुक्स पढ़ें? नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि वो एनर्जी जो आप स्टैट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टैट्स पढ़ने में, वो एनर्जी आप कहीं और डाइवर्ट करें, जहाँ से ये 15-20 क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल एग्रीकल्चर। आपके डेटा से कॉन्स्टेंटली 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन पिछले साल 2025 में आप देखें तो 8 क्वेश्चन डेटा से पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी। तो इसकी हम कोशिश करेंगे कि डेटा के लिए और स्कीम्स के लिए एक अलग से हम सीरीज लेकर आएँ, या एक अलग से हम वीडियो लेकर आएँ यूट्यूब पे आप सब लोगों के लिए, तो सब लोगों का उसमें फ़ायदा हो। अभी मेरा को बस आपको एक छोटी-सी चीज़ और बतानी है, इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत डिटेल में आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, इसमें से टॉप 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर एक यूनिट में से हर बार पूछे गए हैं। हर बार पूछे गए हैं ये एनालिसिस। जब पीवाईक्यू का करते हैं तो हमें पता लगता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कर्व की जो शेप्स हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स की जो टाइप हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिफरेंस कर्व फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। इलास्टिसिटी तो आपको पता ही है, जान है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इलास्टिसिटी तो आपको पता है। थ्योरीज जितनी भी हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं सुभाष चंद्रा से नहीं, सुब्बा रेड्डी से बेसिकली। और सुब्बा रेड्डी के अंदर इतना डिटेल में दिया नहीं गया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम जाते हैं सुभाष चंद्रा पे। सुभाष चंद्रा में फिर हमें दिखता है कि बहुत सारी अलग चीजें हैं, लेकिन सुभाष चंद्रा के अंदर इतना डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। जितना सुभाष चंद्रा में, या सॉरी, सुब्बा रेड्डी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, जितना सुब्बा रेड्डी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, आप वो पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, इनफ है। अगर आपको अभी चंद्रा पे जाने का टाइम नहीं है, जो कि नहीं है ऑब्वियसली, आप शुरू से नहीं पढ़ सकते हैं अभी, है ना? तो उसमें से नहीं पढ़ने का टाइम है, तो आप एक बार जो सुब्बा रेड्डी में है वो कवर अप कर लीजिए। नेशनल इनकम के जो कंसेप्ट्स हैं, जीडीपी, जीएनपी के जो फॉर्मूलाज हैं, वो अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इन्फ्लेशन की जो बात है वो जो इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, इनके जो कंसेप्ट्स हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास में टाइम बचता है, तो आप ज़रूर केनीजियन मॉडल को देखिए। आईएसएलएम, ये आईएसएलएम ऐसा टॉपिक है जो अभी तक इतना डिटेल में कभी नहीं पूछा गया है, या कभी मैं कहूँगा कि इसे टच भी नहीं किया है एग्जामिनर ने। लेकिन आईएसएलएम, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेशन,
ये जो केनीजियन मॉडल है या क्लासिकल मॉडल है इकोनॉमिक्स का, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है। और बेस से अगर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो चांसेस हैं कि कभी न कभी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये इग्नोर बिल्कुल मत करना। अगर आईएसएलएम नहीं समझ में आ रहा है इस लास्ट टाइम पे, तो मैं अभी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आप बुक्स को रिकमेंड कीजिए। इस टाइम पे लास्ट टाइम पे 55 डेज़ में आप आईएसएलएम पे या केनीजियन मॉडल्स पे, मल्टीप्लायर पे, इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो टॉपिक्स पढ़िए जो बार-बार क्वेश्चन्स में पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू लगा के देख लिया होगा अब तक, इतना टाइम आप सब्जेक्ट को दे चुके हैं, आपने ऑलरेडी बहुत सारे पीवाईक्यूज़ लगा के देखे होंगे। आपने अब से जो महीने 2 महीने पहले जब पीवाईक्यू लगाए होंगे या 6 महीने पहले जो पीवाईक्यू लगाए होंगे, आपने एनालाइज़ किया होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। आप दोबारा पीवाईक्यूज़ लगा के देखिए। अब आपको वो टॉपिक्स आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं माय फ्रेंड्स, तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस डालो रेदर देन आईएएस। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशन जो 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है जिनकी मैं बात कर रहा था प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू ये किसी न किसी फॉर्म में, भले ही स्टेटमेंट फॉर्म में या फिर मोस्टली मैच द फॉलोइंग फॉर्म में बार-बार पूछे जा चुके हैं। एमपीपी, एपीपी और टीपीपी इनका आपस में रिलेशन, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन को बार-बार पूछा गया है। एमपीपी जब डिक्रीज़ होता है तो एपीपी क्या हो रहा होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में कॉन्वेक्स होता है या फिर अ कॉनकेव होता है, टीपीपी का जो कर्व है। तो इस तरह से बार-बार क्वेश्चन इस वाले एक टॉपिक से बने हुए हैं। ये 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो आपको अगर नींद से भी कोई उठा के बोले कि बेटा ये 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का डायग्राम बनाना है तो आपको आना चाहिए। ठीक है? बिना किसी गलती के। फॉर्म बजटिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्ट कांसेप्ट्स, कॉस्ट की जितनी भी कांसेप्ट्स हैं A1, A2 C1, C2, B1, B2 ये सारे या फिर कॉस्ट के जो दूसरे कांसेप्ट्स हैं आपके जो हमने यहाँ पर बात करी कि कॉस्ट की जो कर्व्स उन सबका आपको शेप पता होना चाहिए, कौन-सा यू शेप है, कौन-सा सिग्मॉइड है, कौन-सा एस है, कौन-सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आपको सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस की फुल फॉर्म, उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कौन-सी कमिटी ने रिकमेंड किया उनको और रूरल क्रेडिट की जितनी भी कमिटीज़ हुई, उनके चेयरपर्सन्स हुए, उनकी कौन-सी ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुई उन कमिटीज़ की, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिया, इनका तो मैं कहूँगा कि अलग से 2-3 पेज पे शॉर्ट नोट्स बना लो। इनका अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो, इनको रोज देखो। क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं, ये ऐसे क्वेश्चन। ये आपके एक्सटेंशन का पार्ट है। वही हिस्टोरिक प्री इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट्स, डेफिनिशन फिलॉसफी, एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स, रूरल सोशियोलॉजी में बार-बार पूछा गया है लीडरशिप के टाइप्स एंड स्टाइल्स और जो रूरल सोसाइटी या अर्बन सोसाइटी में जो डिफरेंस होता है बार-बार पूछा गया। कम्युनिकेशन मॉडल्स जो जितने भी बदलो के मॉडल हों या जो भी मॉडल्स हों वो बार-बार पूछे जाते रहे। आपके अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन एंड ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका हमेशा से रहा है एक्सटेंशन के अंदर। ये अब तक हमने बात करी कि आपको कौन से पोर्शन पे बेसिकली ज़्यादा फोकस डालना है। मैं साइड हो जाता हूँ, 1, 2, 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? ताकि आप इन पोर्शंस को बिल्कुल मिस ना करो एग्ज़ाम देने से पहले। अब हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं जिसका आपको इंतज़ार था कि सर ये सब तो हमें ऑलरेडी पता था। ये तो हमने भी पीवाईक्यू लगा के देखे हैं, ये तो हम देख चुके हैं कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए जाते हैं। आप तो ये बताओ कि अगले 55 दिन में हम क्या करें कि आईआरआई आ जाए? अगले 55 दिन में आपको बताते हैं कि क्या करना है। जो आपके 55 दिन हैं, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अगर खुद की एक अच्छी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप उसको इस टाइम पे लास्ट टाइम पे आके छोड़ना मत। मेरे कहने पे मत छोड़ना। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो, ज़रूर फ़ायदा होगा। पहले 1 से 25 दिन तक, फर्स्ट डे टू 25 डे, फर्स्ट डे आज है। ठीक है? आज से आपको क्या करना है? आज से लेकर अगले 25 दिन आपको क्या करना है? अपने डे को डिवाइड करना है। अपना 60% डे का किसको देना है? इकोनॉमिक्स को देना है और एक्सटेंशन को देना है। एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के जितने भी अब तक मैंने आपको टॉपिक बताए पिछली स्लाइड्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको उन टॉपिक्स को दोबारा रिविज़िट करना है। रिविज़िट कैसे करेंगे सर? इमेजिन करो अपने नोट्स को इमेजिन करो। ठीक है? रीता सर हमेशा कहते हैं कि अपने नोट्स को इमेजिन करने की कोशिश करा करो और ध्यान लगाने की कोशिश करो कि यार इस मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर एग्जांपल अगर डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या ऐसा कोई टॉपिक है, तो उसे इमेजिन करने की कोशिश करो कि उसके अंदर से मुझे क्या-क्या ऑलरेडी आता है। जो पोर्शन नहीं आता है फिर उसे जाके अपने नोट्स के अंदर डिटेल में पढ़ो। बाकी अपना जो पूरे नोट्स हैं उन्हें भी स्किमिंग करना सीखो। इस लास्ट टाइम पे आपको बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात होगी अगर मैं बोलूँ कि बुक्स में से पढ़ो। बुक्स में से बिल्कुल नहीं पढ़ना अफोर्ड कर सकते इस टाइम पे आप अपने-अपने नोट्स को
स्किम करो। स्किम करने का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर-ऊपर से सारे नोट्स को अपन पढ़ के देख रहे हैं कि ठीक है ये मैंने पोर्शन लिखा हुआ है अपने, तो क्या ये मुझे आता है एक्चुअली? नहीं आता है तो फिर उसमें डीप डाइव करो। इस तरह से आपका जो रिवीजन है वो फास्ट। जब भी आप कोई टेस्ट लगाने जाते हो, तो उससे पहले आप अपना नोट्स को एक बार रिवाइज़ करो। टेस्ट लगाने के बाद में जब आपने गलतियाँ फाइंड आउट कर ली, तो उन गलतियों को जहाँ-जहाँ आपने गलतियाँ करी उस टेस्ट के अंदर, उन गलतियों को जाके अपने नोट्स के अंदर रिविज़िट करो। आगे बात करते हैं, रीइमेजिन करना है, बुक्स नहीं पढ़नी है इस टाइम पे। इस टाइम पे बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। लेकिन बुक्स किस टाइम पे रेफर करनी है? बुक्स उस टाइम पे रेफर करनी है कि आपने टेस्ट दिया, ठीक है? कि बाकी का 40% जो आपका डे है, बाकी का 40% डे आपका कहाँ जाने वाला है? टेस्ट में जाने वाला है, प्लस जो आपका जनरल एग्रीकल्चर है, जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट है, या स्टैट्स का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, वहाँ पे आपको बाकी का 40% डे देना है। अभी आप टेस्ट में बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, पहले आप अपने रिविजन पे ज़्यादा फोकस करिए। आपने टेस्ट दिया, इसका एनालिसिस करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, जब एनालिसिस अगर करते भी हैं, तो उसमें गलती ये करते हैं कि सिर्फ उसमें जो गलत क्वेश्चन हुए हैं, उनको उनके सही आंसर देख लेते हैं कि उनके सही आंसर क्या है। हम यहाँ पे 2 चीज़ें मिस कर देते हैं। वो क्वेश्चन्स जो हमने अटेम्प्ट नहीं, वो क्वेश्चन्स देखने पड़ेंगे। ना कि वो कहाँ से आए। अगर वो ऐसी जगह से आए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी होंगी, आईआरआई वाला की टेस्ट सीरीज़ जॉइन की हो, या किसी और कोचिंग की, या किसी बुक से भी अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली चांसेस है अगर आपकी हाई लेवल की बुक, जैसे कि निर्मल रवि कुमार, जो एआरएस लेवल की बुक है, वहाँ से अगर आप कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टेस्ट को, तो उसमें ऑब्वियसली उसके बाहर ही बुक के ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों कि एआरएस लेवल की ये किताब है, एसआरएफ लेवल की किताब है। तो उसमें ऑब्वियसली ऐसे कुछ क्वेश्चन्स होंगे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे, आपके आउट ऑफ लेवल होंगे। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं, इतना इंटरेस्ट है, इतना है, तो आप फटाफट गूगल करके देखिए, उसमें से आप वो पर एक कॉपी में या एक पेज पे आप उन टॉपिक्स को लिख के रख सकते हैं अलग से, ठीक है? वो आपके इंटरेस्ट भी आपको क्रिएट करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और कहीं भूला-भटका अगर वो क्वेश्चन बाय चांस आ भी गया टेस्ट के अंदर या एग्ज़ाम में, तो आप देख सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन नहीं करे हैं आपने, उन पे आप फ़ोकस करिए थोड़ा-सा, और सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको कौन से पे करना है, जो आपने करेक्ट कर लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब एग्ज़ाम लगाने की कोशिश एग्ज़ाम कर रहे होते हैं, तो हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना ही चाहिए आपको। फाइनल एग्ज़ाम में भी एलिमिनेशन टेक्निक का आपको यूज़ करना है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या है? कि आपने देख लिया कि एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, जो 2 तो आपको पक्का पता ही है कि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं ऑप्शंस जो आपको हमेशा पता होते हैं कि ये हो ही नहीं सकते। 2 में आप कन्फ्यूज़ हैं, आपने ये टेक्निक लगाई, आपने सोचा कि इन दोनों में से चलो, जो ज़्यादा बेटर मुझे सूटेबल लग रहा है, वो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने की यहाँ पे हमारी ज़िद होती है, जो कि सही भी है। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स लगाने की कोशिश करता है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स स्ट्रैटेजिकली लगाता है, तुक्के में नहीं, स्ट्रैटेजिकली लगाता है, उसका सिलेक्शन मोस्टली देखा गया है कि होता है। अच्छे रैंक के साथ में। आप एलिमिनेशन टेक्निक के साथ में लगाते हैं, आपने वो करेक्ट कर दिया, लेकिन आप श्योर नहीं थे उसके बारे में। तो आपको दोबारा जाके जितने भी आपने सही क्वेश्चंस करे हैं, उनको आपको रिविज़िट करना है। देखना है कि ये मुझे आता था इसलिए मैंने ठीक किया, या मैंने तुक्का लगाया था, या कोई टेक्निक लगाई थी इसलिए मैंने ठीक, उसको दोबारा रिविज़िट करना है। अब जब आपने देखा कि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार-बार गलत हो रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से बार-बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। कितना भी कोशिश करो इसमें से बार-बार क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, जो कि बहुत बार स्टूडेंट्स ये क्वेरी लेके आते हैं कि सर मैं मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाता हूँ, लगाती हूँ, पर इसमें बार-बार क्वेश्चन गलत होते हैं। तो करना क्या है? उसमें फिर आपको नोट्स छोड़ने हैं अपने। मैंने कहा ना कि आप अपने नोट्स को इमेजिन करो या अपने नोट्स को रिवाइज़ करो। वहाँ पर आपके नोट्स काम नहीं आएँगे। दैट मीन्स आपके नोट्स में कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर आप अपनी बुक को रिकमेंड, हाँ, आप देखिए कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, या एक्स्ट्रा सोर्सेज़ को कुछ देखिए, कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। आपके बेसिक्स वहाँ से क्लियर होंगे, तब आप जाके जो क्वेश्चन आपके बार-बार गलत हो रहे हैं, आप उनको सही कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी कि हम जो वीक जो पोर्शन हमारा था, वो उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। हमें पहले 1 से 25 दिन तक हमें कॉन्सेप्चुअली डीप डाइव करना है हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जो कि हम अपने डे को 60% एंड 40% में डिवाइड करके करने वाले हैं। आगे आने वाले जो आपके 26 से 40वां दिन है, उसमें क्या करना है? आपको फैक्चुअल ग्रिड, ये फैक्चुअल ग्रिड बाद में क्यों रखा हमने, अभी बताते हैं। इस फैक्चुअल ग्रिड में आपको जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, जितने भी ईयर्स हैं, वो डेटा पॉइंट किसके हो सकते हैं? वो क्रॉप से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो जनरल एग्रीकल्चर के, करंट अफेयर के, इन सब के डेटा सेट्स हो सकते हैं। आपके ईयर्स जितने भी हैं, कमिटी के चेयरपर्सन्स हैं, कमिटी की एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं आपके, आपको ये सब याद करने हैं। ये ईयर्स किससे रिलेटेड हो सकते हैं? ईयर हो सकते हैं कि किसी
बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किसी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स भी पूछते हैं, यहाँ पे, और या किसी भी कमिटी को कब बनाया गया, उस कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे, उन्होंने रिकमेंड क्या किया, कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बनाया गया, उस फुल फॉर्म क्या है, उस इंस्टीट्यूशन का फंक्शन क्या है। ये जो कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, लेकिन फैक्चुअल चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो रटने ही पड़ेंगे ना चाहते हुए भी, वो आपको करने पड़ेंगे। ईयर्स को याद करने की मैं आपको 2 अच्छी ट्रिक बता सकता हूँ, टेक्निक बता सकता हूँ, ट्रिक तो नहीं, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप ईयर्स को किसी न किसी चीज़ से रिलेट कीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ कि 1960 के आस-पास में अगर कोई भी ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 1965 में अगर कोई सी चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो मैं उसे कैसे याद करता हूँ कि 19 मैं खुद आपको बताऊँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ जीबीपीयूटी से, और जीबीपीयूटी पन्नागर यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। तो मैं उसे याद कर लेता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट होने के 5 साल बाद में इस चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस तरह से मैं रिलेट करके याद कर लेता हूँ कि 1948 में कुछ हुआ है, तो हमारी आज़ादी के 1 साल बाद में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये चीज़ अकर हुई। ये एक ये चीज़ है। इससे भी इफेक्टिव क्या चीज़ है कि आप पूरा एक बार रिवीजन करिए सारी चीज़ों का, फिर बिना देखे, किसी भी सोर्स को देखे बिना सीधा लिखिए कि 1945 में क्या एस्टेब्लिश हुआ, 1946 में क्या एस्टेब्लिश हुआ, 1947 में क्या एस्टेब्लिश हुआ। ये 1945 में कोई कमिटी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो। 1946 में कोई कमिटी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इस तरह से आप ये चीज़, ये अगर प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि आप सारे ईयर्स लिख सकते हैं, उन ईयर के आगे लिख सकते हैं कि उस साल को क्या एस्टेब्लिश हुआ था, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। 4-5 क्वेश्चन आपके बन जाएँगे। 4-5 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? ये आपको फैक्चुअल ग्रिड बाद में क्यों रखा हमने? लास्ट 26 एंड 40 डेज़ में क्यों रखा? क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें भूल जाते हैं। कांसेप्ट्स याद रह जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें भूलना अफ़ोर्ड, हम पहले याद करके और बाद में भूलना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना, तो आप बाद में रखिए। ठीक हो गया? ये हो गया कि फैक्चुअल चीज़ें। सर क्या लास्ट 26 एंड 40 डेज़ में हमें सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें ही पढ़नी है? नहीं, आपको रिविज़न कंटिन्यू रखना है अपना। आप अपना रिविज़न और टेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। पहली चीज़ हो गई ये फैक्चुअल, दूसरा आपका रिविज़न होता रहना चाहिए, तीसरा आपके टेस्ट यहाँ पर कंटिन्यू हो जाने चाहिए। टेस्ट साथ-साथ में देते रहने हैं। इस टेस्ट में आपको जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है आपके, इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, ये आपको कंटिन्यू रखने हैं। दूसरे आपके जनरल एग्रीकल्चर के, भले ही वो आपको कोई टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं, या कांतवा बुक में मिल रहे हैं, एसआर कांतवा कोई बुक है, या कोई भी बुक हो, या कहीं से भी आपको टेस्ट मिले जनरल एग्रीकल्चर का, वो आपको ले लेना है। कोई भी कोचिंग का मिले। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आईआरआई वाला कोचिंग का लो आप, है ना? आपको जहाँ से भी अच्छा अगर टेस्ट मिलता है, आप उसके लिए जाइए, आप वो टेस्ट लीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट के, जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है? और उस चीज़ का आप दोबारा से, वही मैं बार-बार एम्फसिस कर रहा हूँ कि एनालिसिस टेस्ट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस मिस नहीं कर सकते। 40 टू 41 टू 50 डेज़ में हम सिर्फ मॉक टेस्ट देने वाले हैं। अब हम कुछ पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करेंगे, अब कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, अब हम अपनी स्पीड बढ़ाएँगे। अब हम अपने युद्ध के लिए, जो आपको युद्ध करना है ना मैदान में, अब उसके लिए आप लास्ट के दिनों में तैयार हों। लास्ट के दिनों में आप तैयार होंगे युद्ध के लिए। युद्ध में आपको जो एक्चुअली आपकी फाइट जो होने वाली है ग्राउंड लेवल पर, वो होने वाली है पेपर से, और इस पेपर को खुद पर कभी भी हावी नहीं होने, इस पेपर को हमेशा कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना है। हमेशा हम इस पर हावी हों, हम इस पर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे पेपर पे। इस माइंडसेट के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करना है। इस माइंडसेट के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करना है कि आई एम द फर्स्ट रैंकर, मैं पहली रैंक लेकर आने वाला हूँ, या मैं पहली रैंक लेकर आने वाली, ठीक है? बाकी सबसे ज़्यादा मुझे आता है, तो पेपर मुझ पे हावी कैसे हो सकता है? अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन है, जो मुझे नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, किसी और को भी नहीं आता है। इस माइंडसेट के साथ में आपको टेस्ट भी करना है, इस माइंडसेट के साथ में आपको फाइनल एग्ज़ाम भी देना है। आप जब टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ में देना है कि आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस लेवल के साथ में अगर देंगे, तो जो 4 जुलाई का दिन होने वाला है, 4 जुलाई का दिन, मेरी बात मानो तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा वो, है ना? पेपर को खुद पे हावी नहीं होना है, पेपर के राजा आप हो, पेपर पे आपको हावी होना है। जितने भी टेस्ट आप देने वाले हैं, डेली आपको एटलीस्ट 100 टू 200, और अगर ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो 200 टू 300 क्वेश्चंस डेली आपको बनाने हैं स्पीड के साथ में।
टाइम देखते हुए स्पीड के साथ में आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन स्पीड से कैसे बनते हैं सर? आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आता है फिर भी स्पीड क्यों नहीं आ रही है? आपको क्वेश्चन या कंसेप्ट ऑलरेडी आता है तो स्पीड क्यों नहीं बन रही है? क्यों? क्योंकि आप उसको अगेन एंड अगेन रीड कर रहे हैं। जब आप दोबारा रीड करते हैं ना क्वेश्चन को, वहीं पर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे एक प्रेशर होता है। टेस्ट के टाइम पे फिर भी फील नहीं होगा, लेकिन फाइनल एग्जाम के टाइम पे ये पक्का फील होगा, ये जो प्रेशर है ना कि यार मुझे फटाफट खत्म करना है ये प्रेशर कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में अलग से चल रहा होता है। हम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एक लाइन, एक स्टेटमेंट पढ़ लिया, यहाँ पे तो हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं जेआरएफ में बार-बार। स्टेटमेंट पढ़ लिया, पता लगा कि यार स्टेटमेंट पढ़ तो लिया लेकिन सोच पीछे ही पीछे में कुछ और रहा था, कोई टेंशन ले रहा था। तो वो स्टेटमेंट तो मैंने ध्यान में दिया ही नहीं, स्टेटमेंट सही है, गलत है या क्या है उस स्टेटमेंट में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको फ्री माइंड से भूल जाना है सब चीज़ों को, एक ही बार पढ़ना है, वन टाइम रीड करना है। एक बार अगर नहीं पढ़ पाए हो क्वेश्चन को या एक बार में स्टेटमेंट नहीं पढ़ पा रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करो, बाद में थोड़ी देर बाद में उस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना। ठीक है? बार-बार रीड नहीं करना है, इतना कंसंट्रेशन बना के रखना है, ये प्रैक्टिस अभी टेस्ट में करोगे, तब फाइनल एग्ज़ाम में हो पाएगी, फाइनल एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? यहाँ से तुम ये सीख के नहीं जा सकते कि ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है और ये आपका स्टीयरिंग है और वहाँ पे जाके गाड़ी चला के दिखा देंगे। आपको ये गाड़ी चलानी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो आपको वन टाइम रीडिंग वाला हैबिट बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको स्पीड आएगी। क्वेश्चन के अंदर स्पीड ही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हमें सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, एकदम टक्कर की यहाँ पर बात है। तो आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, तो इस तरह से करना पड़ेगा कि आप एक बार में वो पढ़ें और एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। मॉक टेस्ट फेज़ आपके जो होगा उसके अंदर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एनालिसिस, बार-बार मैं एम्फसिस कर रहा हूँ कि एनालिसिस नहीं मिस कर सकते हो और इस टाइम पे आपको और क्या चीज़ करनी है। इस टाइम पे नहीं, खैर ये जो लास्ट 5 दिन आने वाले हैं, ये कूल डाउन पीरियड है, इसमें आपको कोई भी नया कांसेप्ट नहीं पढ़ना है या कोई भी न्यू कांसेप्ट पढ़ना है, नहीं। इस टाइम पे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, डर जाओगे, नहीं पढ़ना है। अब तक आपने जो प्रिपरेशन की है 1-2 साल से या 6 महीने से या जितने भी टाइम से, मोर देन इनफ है। यू आर द बेस्ट, ये मान के चलो। ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ना है। कोई नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट है, तो वो हमारे सिलेबस से बाहर है। जितना भी आपने अब तक टेस्ट दिए हैं, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी चीट शीट्स बनाए हैं, जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना या चीट शीट्स बनाओगे तुम अभी रफ, तो इन सबको रिव्यू करना है, तो स्किम करना है, इनको देखना है ऊपर-ऊपर से। देखते ही याद आना चाहिए कि इस पेज के अंदर क्या लिखा है। मैं सीधा देख रहा हूँ इस पेज को अपने नोट्स के, इस पेज में क्या लिखा हुआ है मुझे पता होना चाहिए। ये मेरे नोट्स हैं, किसी और के नोट्स नहीं, कोई बुक नहीं है ये। मेरे नोट्स मुझे पता होने चाहिए कि इसमें मैंने बार-बार पढ़ा है तो क्या है। इस तरह से आपके ये तैयार होने चाहिए। और क्या रिव्यू करना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट आपके अब तक आपने जितने भी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आईआरआई वाला की वो टेस्ट सीरीज़ हो या किसी और कोचिंग की या आपकी बुक हो, यहाँ पर आपको रिव्यू करना है कि आपने जो मिस्टेक्स करी थी, क्या आप वो मिस्टेक्स दोबारा कर रहे हैं? ये मिस्टेक्स और आता है अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लास्ट 5 दिन में करने वाले हैं, पीवाईक्यू। ये लास्ट 5 दिन से पहले भी कर सकते हैं आप, लेकिन पीवाईक्यू जितने भी हैं 4-5 साल के 2021, 22, 23, 24, 25 दो 5 पीवाईक्यू हैं ये, 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में आप इन पीवाईक्यूज़ को डेली एक-एक सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आज 2021 का पेपर है और आज मैं 2021 का पेपर दे रहा हूँ या दे रही हूँ। आज मेरी इसमें परफॉर्मेंस क्या है? 5 दिन आप डेली जेआरएफ का पेपर दोगे, फिर आप छठे दिन जाके एक्चुअल 2026 का जेआरएफ का पेपर दोगे। तो थिंक कि आपकी किस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, किस लेवल का आपकी तैयारी होगी। इट विल बी अमेजिंग, इट विल बी ग्रेट एंड आपसे बेस्ट और कोई नहीं। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो मेरे दोस्तों, सच में बहुत फायदेमंद होने वाली है। क्या इस टाइम में लास्ट टाइम पे बुक्स पढ़नी है? नहीं पढ़नी है। मैंने इसी चीज़ को पहले भी आपको बोला, ये बुक्स आपको अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, लेकिन ये बुक आपको पढ़नी है। ये बुक आपको बार-बार पढ़नी है। एक्सटेंशन की मैं कहूँगा कि क्वीन है। श्रुति मैम ने जो क्वीन बुक लिखी है इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, श्रुति मैम की जो ये बुक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए हुए हैं, पीवाईक्यूज़ में हमने देखे हुए हैं। जीएल रे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जीएल रे आपका बेस बनाती है। सुब्बा रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सुब्बा रेड्डी आपका बेस बनाती है, ये आपको एडवांस्ड इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन ये सारी बुक्स
आप इतनी डिटेल में अब दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी, लेकिन ये बुक जो वन लाइन है, इसको आप बार-बार पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो, ये तो नोट्स की तरह है। आपने इसमें से अगर नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट्स बनाए हैं फिर भी इस बुक को डायरेक्टली पढ़ना। एक बार तो एटलीस्ट पढ़ना इन लास्ट में, ठीक है? बुक्स की बात कर ली, वरना एक चीज़ है जो आपके नोट्स हैं, इनको कोई भी साइडलाइन नहीं कर सकता। ये सबसे बेस्ट है। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर एमएससी करने आएँगे आईआरआई के अंदर, और मैं ये मानता हूँ कि आप आईआरआई के अंदर ही एमएससी करने, तो जब आप आईआरआई में एमएससी करने आएँगे तो आपके नोट्स सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप कोई भी कांसेप्ट नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने मास्टर्स के अंदर भी तो भी आप एक बार अपने नोट्स उठा के देखिए। आपको क्या मिस नहीं करना है इस लास्ट टाइम पे। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए आप क्रोनोलॉजी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके पीवाईक्यूज में, हर बार क्वेश्चन आए गए हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? हिस्टोरिक, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से कौन कब आया, कौन सा प्रोग्राम कब आया, 1940s में कौन सा आया, 1950s में कौन सा आया, 1960s में कौन सा आया, इस तरह से आपको याद रखने हैं सारे के सारे। उससे प्री इंडिपेंडेंस से पहले कौन से प्रोग्राम थे, ठीक है? मिशन जितने भी नीलोखिरी प्रोजेक्ट हो, या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये किसने इस्टेब्लिश किए, या कौन लेकर आए, कौन से ईयर में लेकर आए, सारे। बैंक इस्टेब्लिशमेंट ईयर बार बार पूछे जाते हैं। और दूसरा एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट है, ये आप गूगल से देख लेना, कहीं से भी देख लेना, बट इसको मिस मत करना। हम ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट हमसे कौन पूछे, लेकिन पिछले सालों में देखा गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट पूछ लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले आई, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हमें अरेंज करके दो। तो ये क्रोनोलॉजी जो समझा रहे हैं ना अमित शाह जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे, कि क्या रिकमेंडेशन दी, कौन से ईयर में आई, वो इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा था, कौन से इंस्टीट्यूशन को कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया, इन सब चीजों की क्रोनोलॉजी, इन सब चीजों की फैक्चुअल जो चीजें हैं, वो शीट्स बना लेनी है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स बना के ये नहीं कि आपने फेंक दिए कहीं पे या कहीं पे चिपका के और भूल गए। फिर कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि अपने स्टडी टेबल के सामने हम चिपका तो लेते हैं चीट नोट्स, लेकिन वो चीट नोट्स को ध्यान दिया के बाद में कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। अगर चीट नोट्स या शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो एटलीस्ट 2 दिन में 1 बार तो देखो ना प्लीज़, है ना? उसके साथ में थोड़ी तो उसकी कदर करो, चीट नोट्स या फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। मैंने आपको बताया कि जितने भी कॉस्ट कर्व्स या जितने भी ग्राफ्स आप इकोनॉमिक्स में उठा के देख लो। आपने नोट्स में ग्राफ जितने भी बनाए हैं, जितने भी आपकी बुक के अंदर आप ऊपर-ऊपर से देख सकते हो कि कौन से ग्राफ हैं। तो उन सब ग्राफ को के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी शेप क्या है, एक से दूसरी कर्व का आपस में इंटरेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। इस तरह के टेबल्स बनाने हैं आपको। इस तरह के टेबल आपने ऑलरेडी बनाए हुए होंगे, जहाँ-जहाँ आपको टेबल दिखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, प्योर ओलिगोपोली, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोली, इन सब का टेबल मैंने आपको दिखाया। इसी तरह से जितने भी जो अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स हैं किसी भी चीज़ के, मार्केट के टाइप्स हों वो, या मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप हों, डिमांड के टाइप हों, या किसी गुड्स एंड सर्विसेज के टाइप्स हों, उन टाइप्स को अच्छे से याद करें। जितनी भी बुक्स, जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी, जैसे कि एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन है, आपकी एल्फ्रेड मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऐसे ही केन्स की बुक है, ये बुक्स आपको याद रखनी है, इनके ऑथर कौन थे ये याद रखना है, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई, ये आप नोट्स बनाने हैं। चीफ नोट्स बनाने हैं किस चीजों के, वो बता रहा हूँ, ठीक है? आप कौन सी इन्होंने थ्योरीज दी, थ्योरीज याद रखनी है, इन थ्योरीज से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। इन बुक्स आपने पढ़ ली एक बारी की, बुक्स कौन से ऑथर की हैं, मैच द फॉलोइंग के होंगे। जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मल्टीप्लायर का जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मल्टीप्लायर आपका मैक्रो इकोनॉमिक का कांसेप्ट है, ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से इलास्टिसिटी के फॉर्मूलाज होंगे आपके पास में। फाइनेंस के अंदर पिछली बार आपका थ्रेशोल्ड का जो क्रॉप थ्रेशोल्ड का जो इंश्योरेंस के टाइम पे देता, उससे में से एक क्वेश्चन आ गया था, वो तो न्यूमेरिकल आ गया था पूरा का पूरा। तो वैसे क्वेश्चंस जैसे भूले भटके आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स वो पहली बार आया था कि बहुत कम बच्चे उसे सॉल्व कर पाए, लेकिन इस बार हमें वैसी गलती नहीं करनी है। सारे फॉर्मूलाज देख के जाने हैं, वो सारे फॉर्मूलाज हमें एकदम रटे रटाए होने, ठीक है? उनका हमें एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए कि इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे हम, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो फ़ॉर्मूलाज़ कहाँ से कैसे आए हैं, और वो फ़ॉर्मूलाज़ डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आ जाए, तो वो हमें कैसे करना है। वेरी गुड। इतना आप लोग कर लेंगे तो बहुत बल्ले-बल्ले हो जाएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी एडवर्टाइज़मेंट शुरू नहीं है, डोंट वरी। जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हैं, किसी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, या फिर अभी तक सिर्फ बुक्स से प्रैक्टिस कर रहे थे, उन लोगों को मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए। यहाँ पे आपको आईआरआई वाला की टेस्ट सीरीज दिख रही है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी कोचिंग की जाके आप
टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, कोई भी टेलीग्राम चैनल से आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन इस लास्ट टाइम पे आप टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करिए रेदर देन बुक्स। आप बड़ी-बड़ी निर्मल रवि कुमार जैसी बुक्स या ऐसी बुक्स को अभी इस टाइम पे खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने जाएँगे तो इनमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, उन गलतियों में आप उलझे रह जाएँगे। आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे, मतलब लगाने का आपको टाइम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है बुक्स में, वो बुक्स में प्रॉब्लम ये है कि उनमें स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और टेस्ट सीरीज में स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और आपके फाइनल एग्जाम में भी स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। किसी भी बुक के अंदर आपको निर्मल रवि कुमार या कोई भी इकोनॉमिक्स या एक्सटेंशन की बुक आप बता दीजिए ऐसी जिसके अंदर ये जो आपका जेआरएफ का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन, कोई भी ऐसी गुड क्वालिटी की बुक आपको, फेमस बुक आपको नहीं मिलेगी। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है, आपके कंसेप्ट मुझे पता है एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, आपने निर्मल रवि कुमार लगाई है, आपने अपनी बुक्स पढ़ी हैं, आपने अपने नोट्स पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, तो आपके कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप टेस्ट सीरीज से लगाइए। आपके पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सोशल साइंस की, आईआरआई वाला की, आपको या दूसरे सब्जेक्ट्स की भी हैं, आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको सोशल साइंस की इस टाइम भी आप अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो कोई बहुत लेट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। लास्ट के 2 महीने में बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं बच्चे। लास्ट के 2 महीने में भी बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है, तो लास्ट 2 महीने में भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपनी अपने देखिए कि किस लेवल पर आप स्टैंड कर रहे हैं अभी बाकी स्टूडेंट्स के साथ। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एक 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 फोमो भी होता है ना, कि एक फोमो आपको पता होगा कि फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम कहीं मिस आउट ना कर जाए। एक फोफो भी होता है, एक टर्म मैं आपको नहीं बताता हूँ, फोफो, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। ये सबसे बड़ा होता है स्टूडेंट्स के अंदर। फियर ऑफ फाइंडिंग आउट का मतलब है कि मुझे डर है कि कहीं मुझे पता ना लग जाए कि मैं कितना पानी में हूँ। ये होता है। जब आप एग्ज़ाम देने से या टेस्ट देने से पहले, एग्ज़ाम तो नहीं, एग्ज़ाम तो खैर आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन टेस्ट देने से पहले बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैंने टेस्ट कहीं दिया तो मुझे पता ना लग जाए कि यार मेरे को तो आता ही नहीं। तो मैं इस इल्यूजन में ही रह लेता हूँ कि मैंने सारा रिवीजन कर लिया है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है तो मुझे आता ही होगा। फाइनल एग्ज़ाम में देखेंगे। ये नहीं करना है। ये जो आपका फ़ियर ऑफ फाइंडिंग आउट है, इसको एक बार डस्टबिन में डाल दो। इसको एक बार बिल्कुल भूल जाओ। बेशर्म बन जाओ, खुद के लिए बेशर्म बन जाओ। भले ही आपको टेस्ट के अंदर 1 नंबर भी ना मिले इस टाइम पे, लेकिन आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अरे! आपने अगर इतने सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए कि भले ही आपको उन टेस्ट में कुछ नहीं आता था, लेकिन आपने इतने सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए कि सारे के सारे क्वेश्चन तो हो गए अब। सारे के सारे क्वेश्चन्स का आपने एनालिसिस कर लिया, सारे के सारे क्वेश्चन्स आपने देख लिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, ये नहीं आता था, ये तुक्के से लगा था और ये मुझे एक्चुअली में मुझे आता था। फिर रह क्या गया? फिर फाइनल एग्ज़ाम में वो ऐसा क्या पूछ लेगा, कहाँ से पूछ लेगा कि आपको नहीं आएगा? हो जाएगा, है ना? तो ये आपको फियर ऑफ फाइंडिंग आउट जो है, ये एक बारी आपको भूल के टेस्ट लगाने हैं बहुत अच्छे से। जो अभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे हमें, जो आगे आने वाले ईयर्स के अंदर प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए अभी सुनहरा अवसर है कि सोशल साइंस का जो हमने विस्तार 3.0 बैच है, वो कल परसों ही लॉन्च किया है। इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। तरुण सर मेरे सीनियर करनाल से, सृष्टि मैम आपको पढ़ाने वाली हैं, सौम्या मैम आपको पढ़ाने वाली हैं, पल्लवी मैम आपको एक्सटेंशन पढ़ाने वाले हैं। इसी तरह से हम सब लोग मिलकर आपको सोशल साइंस की पूरी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। ये 2027 के लिए है। स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो 2 साल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए इस बार एक नई पहल हमने शुरू करी है, फाउंडेशन बैच 2028 सोशल साइंस के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए ही है। अभी 50% ऑफ चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आप लोग जाइए इसके बारे में, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, आईआरआई वाला सपोर्ट नंबर जो कि 9953077738 है। इस पे जाके आपको हमारी टीम से आप किसी भी टाइम पे 24/7 हेल्प ले सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं और क्वेरीज जो भी आपकी हो, इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आईआरआई वाला आपको क्या देता है अपने बैचेस के अंदर? रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल लेंथ टेस्ट जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और जो मेंटर्स आपके रहेंगे, मेंटर्स कहाँ के? आईआरआई के या टॉप इंस्टीट्यूशंस के आपके मेंटर्स रहने वाले हैं, जिन्होंने रिसेंटली जो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन एग्जाम्स को फाइट किया है। मंथली टेस्ट होंगे यहाँ पे फुल लेंथ, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, लाइव क्लासेस
रहने वाली हैं, लाइव का रिकॉर्डेड भी रहने वाला है। अगर आप उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम लाइव में अवेलेबल नहीं है तो लाइव में डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका मेंटर के साथ में रहने वाला है, जिससे कि आप मेंटर से और ज़्यादा अच्छे से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स, पीपीटी, वीकली टेस्ट एंड वन टू वन मेंटरशिप। आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कनेक्ट किया जाएगा जहाँ पे आपके मेंटर्स भी रहेंगे। आप उस ग्रुप में या पर्सनली मेंटर से डीएम करके, मैसेज करके अपने डाउट्स, भले ही वो एकेडमिक डाउट्स हों, पर्सनल डाउट्स हों या किसी भी तरह का डाउट हो, आप पूछ। तो दिस इज़ द राइट टाइम अगर आप नेक्स्ट ईयर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल साइंस की, कि आप अभी आईआरए वाला के साथ में जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएँ। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा। आई होप कि आप अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर, एंड इट विल डेफिनिटली बूस्ट योर प्रिपरेशन एंड इट विल डेफिनिटली बूस्ट योर रैंक। अगर वीडियो पसंद आई तो आई रियली अप्रिशिएट इफ यू विल लाइक इट, कमेंट योर सजेशंस, योर फीडबैक, जो हमें करना चाहिए, हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, उन्हें आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल पर्सनली लुक आफ्टर देम। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में वीडियोस जो सोशल साइंस के लिए इस साल या अगले साल या आने वाले सालों में एग्जाम्स देने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।